हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीब सिंह एकेडमी में। जैसा कि सीबीएसई ने क्लास 12th के टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है आज के डेट से, और ये सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं टर्म 2 सैंपल पेपर के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th IP 065 के सैंपल पेपर के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको मैं क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर दिखाता हूं। सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको cbseacademic.in के वेबसाइट पे जाना होगा, या आप MyCS ट्यूटोरियल पे भी जा सकते हैं और वहां से भी सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ले चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा सैंपल पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड 065, ये टर्म 2 का सैंपल पेपर है जो मैंने cbseacademic.in के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अब सबसे पहले हम देख लें कि सैंपल पेपर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लें मैक्सिमम मार्क्स के बारे में, कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 2 घंटे का, और ये पेपर सब्जेक्टिव होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। टोटल 3 सेक्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर में 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी के अंदर में टोटल 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 आपका क्वेश्चन नंबर होगा, और हर एक क्वेश्चन के जो वेटेज होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम सेक्शन सी की बात करें तो यहां भी टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, और टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो वेटेज होगा 4 मार्क्स का, यानी कि ये हमारा 12 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो 12 + 9 हमारा 21 हो जाता है, 21 + 14 हमारा 35 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो इन टोटल आपको 13 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 13 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा। इंटरनल चॉइस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा। अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो किस किस क्वेश्चन में कितने इंटरनल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की बात करें तो यानी कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है जहां पे आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 3 नंबर के सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा, और 4 नंबर के सिर्फ एक क्वेश्चन है जहां पे इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएंगे। यानी कि 4 3 7 4 11, टोटल 11 नंबर का जो मार्क्स क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, उसमें आपको चॉइस मिलेगा, यानी कि 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएगा। अब आते हैं जरा सा एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। सॉल्यूशन जो है वो सीबीएसई के साइट्स पे भी अवेलेबल है मार्किंग स्कीम में। तो हम आइए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्किंग स्कीम। अब सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अमन अ फ्रीलांसर वेबसाइट डेवलपर है, हैज बीन असाइंड अ टास्क। उसको एक टास्क असाइन किया गया टू डिजाइन फ्यू वेब पेजेस बनाने के लिए फॉर अ बुक शॉप। हेल्प अमन इन डिसाइडिंग आउट ऑफ ए static web pages and dynamic web pages. What kind of web pages should be designed by clearly differentiating between the static and dynamic web pages on at least 2 points? मतलब उनको 2 पॉइंट्स में आपको अमन को ये समझाना है कि क्या स्टैटिक वेब पेज होना चाहिए या डायनामिक वेब पेज होना चाहिए। तो इसके बीच में डिफरेंस आपको बताने हैं, और आपको नंबर मिल जाएंगे यहां पे 2। तो जो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि स्टैटिक पेज सर्वर से रन टाइम पे अपडेट नहीं होता है, जबकि डायनामिक पेज सर्वर से अपडेट होता है। टाइम टू टाइम उस पे नए इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज के लिए हमें सर्वर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सर्वर कनेक्टिविटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सर्वर एंड प्रोग्रामिंग नहीं होती है, जबकि डायनामिक पेज में सर्वर एंड प्रोग्रामिंग होती है। आइए जरा सा मार्किंग स्कीम में चेक करके देखते हैं किसी क्वेश्चन के क्या आंसर दिए गए हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। कंटेंट ऑफ दिस टाइप वेब पेज, यानी
कि क्वेश्चन नंबर आप 1 की अगर बात करेंगे तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। ठीक है, क्योंकि वो सर्वर से, और यहां पे कंटेंट जो होगा वो चेंज होगा, तो चेंज एट रन टाइम कैन नॉट चेंज एट रन टाइम, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, सर्वर से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब सर्वर डेटाबेस से, सर्वर से तो कोई इंटरेक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि कोई वेबसाइट जो है किसी ना किसी सर्वर पे ही होस्ट होती है, बट सर्वर के डेटाबेस के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन होता है और यहां पे इंटरेक्शन होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताऊं, अगर आपने कोई रिजल्ट देखनी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे MyCS ट्यूटोरियल वेबसाइट्स को ओपन किया, तो mycstutorial.in के अंदर पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे, यहां जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या है, आपके स्टैटिक हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन स्टैटिक है। जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट के अंदर एक पाइथन प्रोजेक्ट को ओपन किया तो अब आप देख सकते हो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ये प्री डिजाइन, यहां पे कुछ रन टाइम पे नहीं आ रहा है, ये फिक्स है, जब भी आप ओपन करोगे तो आपको यही इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी पेज अगर हमने ओपन कर लिया तो हमें यही चीज देखने को यहां पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नया चीज नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पेज पे अगर मैं चला जाऊंगा इस लिंक पे क्लिक करके, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, उसका सोर्स कोड के साथ ये प्रोजेक्ट यहां पे दिया हुआ है, पीडीएफ पे डाउनलोड करने की फैसिलिटी आपको इस साइट्स पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टैटिक पेज। लेकिन उसी जगह पे मान लीजिए मैं ट्रेन इंक्वायरी IRCTC की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, IRCTC की वेबसाइट अगर मैं ओपन कर लूं तो IRCTC के साइट्स पे अगर आप किसी ट्रेन की इंक्वायरी करते हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायनामिक होगा। रनिंग ट्रेन स्टेटस अगर हम चेक करते हैं तो क्या होगा, हमारा डायनामिक होगा। रिजल्ट हम चेक करते हैं तो क्या होगा, हमारा डायनामिक होगा। तो इस तरीके से अलग अलग साइट्स भी होते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन कुछ डायनामिक फॉर्म में होते हैं और कुछ स्टैटिक फॉर्म में होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे कह रहा है कि प्रियंका अ बिगिनर इन IT फील्ड। ठीक है, ये आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है। had just started learning web technology, helpful in understanding the difference between the website and web pages। अब वेबसाइट एंड वेब पेज की बात करते हैं कि वेबसाइट क्या होता है और वेब पेज क्या होता है। देखिए, जब आप किसी एक साइट्स की बात करते हो, अगर मैं इस MyCS ट्यूटोरियल वेबसाइट्स की बात करूं तो इस वेबसाइट्स के ऊपर मोर देन 500 पेजेस अवेलेबल हैं। अलग अलग पेजेस आपको देख सकते हैं, ये सारे वेब पेज हैं। ये जितने ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे वेब पेज के फॉर्म में अवेलेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब वेब पेज बने हुए हैं, एक एक लिंक के ऊपर एक एक वेब पेज काम कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉयटी स्किल पे आ गया, मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर स्किल खोल लिया, तो ये हमारा एक वेब पेज स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द वेब पेज। तो वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, और वेब पेज क्या है, जो एक सिंगल पेज जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन रखे गए हैं। अब ऐसे कई सारे वेब पेज को जब एक जगह हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा वेबसाइट बन जाता है। आइए सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में देख लें किसी क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड वेब पेजेस इज दैट वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस containing information on a particular topic. Web page is an individual page of big websites containing more specific information. किसी एक इंफॉर्मेशन के we can compare website with a book. वेबसाइट क्या है, एक बुक है, और वेब पेज क्या है, उसके अंदर का एक पेज है, एक सिंगल पेज है। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको इसके 2 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई कौन है, एम ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल, मैं एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल हूं, यूजर्स कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट किया जाता है। कंटेन सम स्मॉल पीस ऑफ द डेटा, यूजर नेम, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री को रखा जाता है। मे हेल्प टू इंप्रूव यूजर्स वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो कौन हूं मैं, तो इसका सही जवाब है कुकी। जब आप किसी साइट्स को एक्सेस करते हो तो साइट्स के थ्रू कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके ब्राउजर के थ्रू स्टोर किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को हम कुकीज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं मार्किंग स्कीम में क्या आंसर दिया गया है। तो मार्किंग स्कीम में भी इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, कुकी ही दिया हुआ है। नेम एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर, तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट रेज, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इस तरीके से आप कई सारे वेब ब्राउजर के नाम दे सकते हो और इस क्वेश्चन को आपको मिलेंगे यहां पे 1 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और दोनों 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 वर्ड आंसर्स हैं, यहाँ पे छोटे आंसर है, तो इसके आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि कहा गया था इंटरनल चॉइस मिलेगा आपको। प्रेडिक्ट द आउटपुट, ये MySQL से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट पावर 5,3, तो पावर फंक्शंस का काम होता है 5 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करना। तो ये 5 रेज टू द पावर 3 यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा 125।
5। और यहां पे मोड फंक्शन जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, मॉडुलस कहते हैं इसको। तो 5 डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 2। तो इसका आंसर होगा 2 और इसका आंसर होगा आपका 125। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग सिक्वल एग्जाम फंक्शंस। तो पावर फंक्शंस का देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पे प्रैक्टिकली आपसे पूछ लिया गया, यहां पे उसी क्वेश्चंस को डिफाइन करने के लिए कह दिया गया। तो पावर इज अ फंक्शन इन MySQL which help us to select the which help us to find out the value of x raised to the power y, and mod is a functions through which we can get the remainder value when dividing the one number by the another number। एग्जांपल के तौर पे आप यही दोनों एग्जांपल यहां पे फिट कर सकते हैं। 2 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नव्या हैज जस्ट क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर हर कंपनी एंड नाउ नीड टू होस्ट इट। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ द वेब सर्वर इन होस्टिंग अ वेबसाइट। देखो वेब सर्वर क्या है? हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जिस स्पेस के थ्रू, जिस स्पेस के ऊपर जाके हम अपने साइट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि MyCS ट्यूटोरियल जो वेबसाइट है, ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, बनाया मैंने है, बट ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं है। ये कहां पे अवेलेबल है? ये किसी सर्वर पे अवेलेबल है। वो सर्वर मैंने किसी कंपनी से एक सर्वर परचेज किया है, उसकी हमें मंथली कॉस्ट देनी होती है। हम कुछ कॉस्ट देते हैं और उसके बदले में सर्वर हमें स्पेस देता है, अपना सिस्टम अवेलेबल कराता है, जिसका सिस्टम 24/7 रन करता है। और उसके 24/7 रन करने के कारण हमारा इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। तो जो रोल ऑफ वेब सर्वर इन होस्टिंग वेबसाइट्स में क्या है? वेब सर्वर इज द मेन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट होस्ट एंड रन द वेबसाइट। इट हैज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट द वेब पेजेस एट देयर रिक्वेस्ट। द बेसिक रोल ऑफ द वेब सर्वर टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर द वेब पेज टू द यूजर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सर्वर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो दैट इज द यूज ऑफ द सर्वर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। हेल्प रेशमा इज प्रेडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। अब यहां पे आपको क्वेरीज हैं, राउंड फंक्शंस की क्वेरीज हैं। यहां पे क्या कर रहा है? 3 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है 8.72। यहां पे क्या कर रहा है? 9.8, इसको राउंड करना है। जब यहां पे 2 आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, पहला आर्गुमेंट तो वैल्यू हो जाता है, दूसरा आर्गुमेंट नंबर ऑफ डिजिट्स की बात होती है। यहां पे इन्होंने राउंड किया है और इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब आपको 3 डिजिट पे आप इसको राउंड करोगे तो 7 2 के बाद क्या होगा? एक 0 यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। और यहां पे 9.8 के केस में क्या हो जाएगा? ये क्योंकि आपने इसका मीनिंग क्या हो गया? ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 9.8, मतलब मुझे डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए। आप क्योंकि आप राउंडिंग कर रहे हो तो 8 जो है वो 5 और 5 से ज्यादा है, तो ये बगल वाले वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। तो यहां पे पहला आंसर हो गया 8.720 और सेकंड आंसर हो जाएगा 10, और इसके आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आर्यन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हैज ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, मतलब आपने ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से एक रिकॉर्ड्स को ग्रुप किया है डेटाबेस के अंदर। नाउ यू वांट टू फिल्टर द ग्रुप्स of the record generated through group by clause. Such a suitable clause for it, properly explain its uses with the help of an example. तो यहां पे क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रुप बाय के ऊपर कौन सा कंडीशन लगेगा। उसके लिए हमारे पास एक क्लॉज होता है और उस क्लॉज को हम कहते हैं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय पे अप्लाई किया जाता है। अब आपको क्या करना है? इसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फर्दर फिल्टर दोज ग्रुप्स ऑफ द रिकॉर्ड्स व्हिच विल जनरेटेड थ्रू द ग्रुप बाय क्लॉज। सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लासेस हैविंग क्लासेस इन 10 and 12। मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 10th और 12th वाले क्लास के मैक्सिमम मार्क्स को दिखाओ, सिर्फ 10 and 12 क्लास के रिकॉर्ड्स को। तो ये क्या करेगा कि पहले तो ग्रुपिंग करेगा, क्लास वाइज ग्रुपिंग करेगा, उसके बाद उसके मैक्सिमम मार्क्स बताएगा कि क्लास 9th के मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, क्लास 8 के मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, क्लास 7th के मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, और फर्दर क्या करेगा उसमें से अब क्लास 10, 11, 12 भी होंगे, तो मुझे क्या करो कि सिर्फ क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट हमें दिखाओ instead of showing the all groups informations. Next questions पे आते हैं। Mr. Shom, an HRM manager in multinational company StarX World, has created the following table to store the records of the employees. ठीक है, एक टेबल बनाया गया, टेबल का नाम है एम्प्लॉय के अंदर में EID, ENAME, डिपार्टमेंट, DOB, DOJ दिया हुआ है। He has written the following queries. Select max year of date of birth from employee. Select ENAME from employee where month DOJ is equal to 11. ठीक है, अब आपसे ये आउटपुट पूछ रहा है।
तो जब आप मैक्स ईयर डेट ऑफ बर्थ करोगे तो इसमें मैक्सिमम ईयर क्या होगा, हमारा लेटेस्ट वाला ईयर निकल के आएगा। तो लेटेस्ट ईयर आप ईयर के बेसिस पे निकाल सकते हो, तो आपको ये वाला इंफॉर्मेशन 2001, 12, 5 आपको देखने को मिल जाएगा। ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ, डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर में मंथ के पार्ट को, अब ये मंथ क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा ओनली मंथ के पार्ट को। तो जो बीच वाला कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है ये इसका मंथ का पार्ट है। अब इसमें से कौन सा मंथ का पार्ट लेगा, ये लेगा 11 वाले को। तो 11 एक यहां पे देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ यही है। और उस बच्चे के एम्प्लॉय का नाम बताएगा, जैसे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो क्या मिलेगा यहां पे, मेलिंडा। तो हमें आउटपुट मिलेगा यहां पे, तो आउटपुट मिल जाएगा 2000। इसमें से ईयर हो गया मैक्स ईयर, तो सब में से ईयर निकालेगा तो 2000 ईयर, सिर्फ ईयर निकल के आएगा। तो यहां पे आएगा 2001, क्योंकि 2001 हमारा मैक्सिमम ईयर है। और यहां पे जब ई नेम की बात करेंगे तो इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास मेलिंडा। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इसका क्या आउटपुट यहां पे दिया गया है। तो देख सकते हो आउटपुट 2001 और मेलिंडा आ गया। इसके कुछ क्वेरीज भी हैं, इसके मतलब सॉरी इंटरनल चॉइस भी है आपके पास। बेस्ड ऑन द टेबल गिवन अबाउ मिस्टर शॉम राइटिंग क्वेरीज द फॉलोइंग टास्क टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एल्डेस्ट एम्प्लॉय एंड हिज डेट ऑफ बर्थ, हिज एंड डेट ऑफ बर्थ टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द दोज एम्प्लॉय हुज ज्वाइनिंग मंथ इज मई। तो ज्वाइनिंग मंथ इज मई के हिसाब से और इसके हिसाब से आपको क्वेरी लिखने हैं। तो ये जरा उस क्वेरी को देखते हैं कि क्वेरी क्या होगा। एल्डेस्ट एम्प्लॉय के केस में हमने क्या किया, यहां पे देखो ई नेम कॉमा मिनिमम ईयर डेट ऑफ बर्थ ये दिखाया जा रहा है, ई नेम कॉमा फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर मंथ डीओजे इक्वल टू 5। ये तो क्वेरी सही है, इस क्वेरी पे मुझे डाउट है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सॉल्यूशन मैंने मार्किंग स्कीम से लिया है, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम से। अब यहां पे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा फिर से देखते हैं। डिस्प्ले द नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय एंड हिज एंड डेट ऑफ बर्थ, एल्डेस्ट एम्प्लॉय का नाम दिखाना है। और यहां पे इन्होंने लिखा है सेलेक्ट ई नेम मिन ईयर डीओबी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होगा, वो किसी भी एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, क्योंकि मीन और मैक्स जो है वो ग्रुप फंक्शंस है जो कलेक्शंस ऑफ रोज पे आता है। तो मिनिमम ईयर आएगा, लेकिन उसी एम्प्लॉय का नाम आएगा ये कहना मुश्किल है जिसका मिनिमम ईयर ऑफ बर्थ होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है यहां पे जूलिया का नाम आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आउटपुट आपको जूलिया मिलेगा अगर आपने वही क्वेरी लिखा तो इसका जवाब क्या होगा। तो आइए इस क्वेरी को जरा सा मैं करेक्ट करता हूं कि ये क्वेरी में जो है यहां पे आपको लिखना है ई नेम और उसके डेट ऑफ बर्थ दिखाने थे। तो इसकी जो क्वेरी बनेगी वो क्वेरी कुछ ऐसे बनेगी। देखिए यहां पे आपको लिखना है सेलेक्ट ई नेम, ठीक है। ई नेम के बाद आपको यहां पे लिखना है डीओबी, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर आपको एक वेयर क्लॉज चलाना है। क्या चलाना है, वेयर क्लॉज, वेयर। और अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है वेयर सेलेक्ट, ओके। और मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका नाम, जिसका डेट ऑफ मिनिमम ईयर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वेयर, इसको जरा सा क्लियर किया जाए, और यहां पे आपको लिखना है वेयर नेम इक्वल टू सेलेक्ट ई नेम। कुछ भी चला सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, आईडी लिख सकते हैं, है ना। या हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पे डीओबी इक्वल टू मीन डीओबी आप नहीं लिख सकते हैं, ईयर ऑफ डीओबी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट को इसको चलो ईयर के साथ कोरिलेट कर देते हैं सो दैट आपको प्रॉपर आउटपुट मिल जाए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर ऑफ डीओबी इज इक्वल टू सेलेक्ट मीन ईयर ऑफ डीओबी, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। ये क्वेरी, इसको हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। तो यहां पे हमें नेस्टेड क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी। आप एक बार इस क्वेरी को चेक कर लेना। आई होप श्योर कि दिस क्वेरी विल नॉट वर्क। आप यहां से देख लीजिएगा, ये वाला क्वेरी आपका काम कर जाएगा, ओके। और भी आप लिख सकते हैं वेयर ईयर ऑफ डीओबी इज इक्वल टू मीन ईयर ऑफ डीओबी, लिख के भी आप चेक कर लेना, शायद काम कर जाए। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर में जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। अब यहां पे कह रहा है इन एसटीआर, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए इन एसटीआर फंक्शन सर्च करने के काम में आता है, सब एसटीआर फंक्शन सब स्ट्रिंग निकालने के काम में आता है, लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से स्ट्रिंग निकालता है। इन एसटीआर में क्या है, इस डॉट के फर्स्ट लोकेशन को सर्च किया जाएगा कि डॉट सबसे पहले यहां पे अवेलेबल है, तो इसका पोजीशन पता कर लीजिए। इसका पोजीशन हो जाएगा 11। कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10
एंड दिस इज द 11। तो यहां पे आपको ये 11 नंबर दिखाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहां पे आ जाइए सब एसटीआर करेगा, स्ट्रिंग निकालेगा, स्टार्ट पोजीशन 7 होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 होगा। तो 7 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 4 कैरेक्टर, तो ये क्या आउटपुट निकाल के देगा, ये हमें आउटपुट निकाल के देगा सीबीएसई। उसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट से 5 कैरेक्टर निकाल के देगा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा एग्जाम्स। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें आपको ऑप्शनल चॉइस भी मिल जा रहा है। मिस्टर शौमिया इज वर्किंग ऑन ए MySQL टेबल नेम्ड होटल हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर. She need to perform the following task on the table. To fetch the last 2 characters from the user ID column. User ID column से last 2 characters निकालना है। तो क्या करना है इसके लिए, suggest the suitable SQL functions for the same. Also write the query to achieve the desired task. तो यहां पे SQL functions की बात करें तो यहां पे हम last 2 characters के लिए हम write functions को यूज कर सकते हैं। और इसकी जो क्वेरी बनेगी, इसकी क्वेरी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जब आप क्वेरी लिखोगे तो आपको लिखना है यहां पे select to fetch the last two characters from the user ID. तो select write और यहां पे यूजर आईडी दे दो, ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम क्या बताया था, होटल बताया था, तो फ्रॉम होटल कर दो, हो गया, ये आपका पहला हो गया। सेकंड, टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नेम कॉलम इन लोअर केस, इसके लिए हम लोअर फंक्शंस को यूज कर देंगे, जैसे अपर होता है हमारा उसी तरह से लोअर हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्वेरी चलानी पड़ेगी सेलेक्ट लोअर करके, देखिए आपका यहाँ पे सेलेक्ट लोअर आ गया, ठीक है। अच्छा, राइट में यहाँ पे मैंने एक चीज की मिस्टेक कर दिया है, एक चीज मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसको ऐड कर देता हूं, यहाँ पे (2) लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट लोअर, ठीक है, सेलेक्ट लोअर, और यहाँ पे आपको क्या देना है, नेम देना है, नेम फ्रॉम होटल लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेरी हो जाएगा। टू डिस्प्ले द 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द थर्ड प्लेस फ्रॉम द कॉलम सिटी, तो यहाँ पे आप सब एसटीआर का यूज कर लेंगे क्योंकि 3 कैरेक्टर दिखाना है। मिड का भी यूज हो सकता है, या तो सब एसटीआर यूज कर लो या मिड को यूज कर लो, दोनों सेम तरीके से यूज होता है, बस फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। तो सेलेक्ट सब एसटीआर कौन से कॉलम की बात कर रहा है, कॉलम सिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिटी लिखो, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पोजिशन से थर्ड प्लेस से 3 डिस्प्ले थर्ड, और इसके जगह पे आप मिड लिख देना फ्रॉम होटल, तो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 आंसर लिखना है, ये सब एसटीआर फंक्शन आ जाएगा। आइए जरा सा चेक कर लेते हैं कि माइक्रो मार्किंग स्कीम में क्या दिया हुआ है। राइट फंक्शन के साथ इसने कमांड लिखा है, लोअर के साथ इसने कमांड लिखा है, मिड और सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग के साथ इसने कमांड लिखा है, तो सेम यूज है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नंबर्स कैसे मिलेंगे, देखिए फंक्शंस लिखने के आधे नंबर्स मिलेंगे, करेक्ट फंक्शंस ने आधे मार्क्स करेक्ट क्वेरी के लिए आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस हैं तो आधे आधे हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 1-1 नंबर मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क्स फॉर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। रीना इज वर्किंग विद द MySQL, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, ठीक है, सिस्टम डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा। हाउ मेनी पैरामीटर्स डज इट रिक्वायर, एक्सेप्ट, इसको किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है सेलेक्ट नाउ, तो ये आपको करंट टाइम और डेट एंड टाइम बता देगा, ठीक है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ रिटर्न्स, इसकी आउटपुट हाउ मेनी पैरामीटर्स, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, यहाँ पे नल लिख सकते हो, कोई भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ रिटर्न टाइप्स, इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है रिटर्न टाइप का वो YY MM DD, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आवर, मिनट और सेकंड होता है, ये फॉर्मेट इसका जनरली होता है, ऐसा आपको देखने को दिखेगा। मैंने नाउ फंक्शंस को यूज किया था, इस पे दिखा दूं एक बार, ये देख सकते हो, देखो ये फॉर्मेट यहाँ पे इसका आउटपुट का नाउ फंक्शंस का है, ठीक है। तो कोई और फॉर्मेट नहीं है। मार्किंग स्कीम में देख लें क्या दिया हुआ है, सही है, करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, बिल्कुल सही है, नन वैल्यू नन आर्गुमेंट चाहिए, और फॉर्मेट इसका जनरली क्या है, YY MM DD HHMS फॉर्मेट होता है, और कई बार ये मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड्स भी दिखाते हैं, डिपेंड अपॉन द स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कंटेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाइल डीलिंग विद द स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप इन MySQL, इट्स ऑब्जर्व दैट समटाइम्स unnecessary space character comes in between which hampers the successful execution of string manipulation. Name the suitable MySQL functions to remove the leading, trailing and both types of the spaces character from a string. Also give the queries to depict. देखो इसके लिए क्या होता है, ltrim होता है, rtrim होता है, ठीक है, ltrim, rtrim और ट्रिम फंक्शंस होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ट्रिम, और हमारे पास ट्रिम फंक्शंस होते हैं। एल ट्रिम लेफ्ट से स्पेस को रिमूव करेगा, आर राइट से करेगा, ट्रिम दोनों तरफ से रिमूव कर देगा। एग्जांपल काफी इजी है, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या लिखा गया है। एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम, तो जैसे एल ट्रिम हेलो,
ट्रिम हेलो एंड ट्रिम हेलो। ठीक है, यहां पे देख सकते हो दोनों तरफ स्पेस है, यहां सिर्फ राइट साइड में स्पेस है, सॉरी राइट मतलब इधर स्पेस होना चाहिए था, ये क्वेरी थोड़ा सा गलत हो गया, और यहां पे लेफ्ट में स्पेस है। ठीक है, डिफरेंस देखना है कि कहां स्पेस हटा रहा है, तो इस स्पेस को यहां पे आना चाहिए था, बाकी तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंक्शंस होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पे। अब जैसे मैंने अंजीब सिंह लिख दिया, अंजीब के साथ मैंने कई सारे स्पेस डाल दिए, तो ये क्या करेगा, सिर्फ मुझे अंजीब दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी से स्टार्ट हो जा रहा है। सेक्शन सी के अंदर में 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नेम्ड स्टॉक। स्टॉक पे आ गए हम, और यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे देखना है, यस चल रहा है, ठीक है, स्टॉक टेबल है हमारे पास, PID 1 कीवर्ड IO, चलो ठीक है, ये सारे हैं। राइट द सिक्वल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपको ऑर्डर वाइज यूज करना पड़ेगा, और डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, तो सिंपल सा क्वेरी है, यहां पे लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम बताओ फटाफट, यस वेरी गुड, स्टॉक। तो टेबल का नाम आ जाएगा स्टॉक, और क्या लिखोगे यहां पे, ऑर्डर वाई। ठीक है, और ऑर्डर वाई में आपको क्या करना है, प्राइस करना है, और प्राइस बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, आपको यहां पे DSC लगाना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, कैटेगरी भी दिखाना है, कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी भी दिखाना है, तो यहां पे ग्रुप फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और हम सेलेक्ट, यहां पे आपको कैटेगरी दिखाना है। ठीक है, और इसके साथ एक फंक्शन यूज होगा, सम कैटेगरी में लिख देता हूं। ठीक है, सम कैटेगरी, ओके। अब कहां से दिखाना है, तो फ्रॉम स्टॉक से दिखाना है, लेकिन भाई कैटेगरी वाइज दिखाना है तो ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा हमें, तो ग्रुप बाय कैटेगरी करनी पड़ेगी, और ग्रुप बाय कैटेगरी करने से हमारा काम बन जाएगा, तो हम कैटेगरी वाइज टोटल भी दिखा सकते हैं। डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस, तो फिर से यही क्वेरी चलेगी, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, यहां पे लिखना होगा सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, और यहां पे आपको AVG कैटेगरी लिखना होगा, ओके, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद फ्रॉम, टेबल का नाम देना होगा स्टॉक, और फिर आपको यहां पे ग्रुप बाय लगाना होगा, और ग्रुप बाय के बाद आपको यहां पे कैटेगरी फिर से लिखना होगा, सो दैट कि ग्रुपिंग कैटेगरी के बेसिस पे हो, उसके बेसिस पे एवरेज निकल जाए, और जिस कैटेगरी का एवरेज हो उसका नाम सामने में आ जाए। कैटेगरी एंड कैटेगरीज बाय हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेम क्वेरी चलेगी, बट मैक्सिमम फंक्शन के साथ चलेगा ये, सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा मैक्स, मैक्स के साथ आपको यहां पे लगाना पड़ेगा कैटेगरी, ओके, फिर आपको यहां पे फ्रॉम के साथ देना पड़ेगा टेबल का नाम, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय, और ग्रुपिंग चलेगी कैटेगरी पे, तो इसलिए कैटेगरी कॉलम को ही हम यहां पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए एक बार मार्किंग स्कीम में देख लें इसके सॉल्यूशंस क्या दिए हुए हैं। आप देख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, बिल्कुल सही है। कैटेगरी सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा एवरेज प्राइस फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी, कैटेगरी कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी। तो सेम क्वेरी है, बिल्कुल सही जवाब है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेवल बहुत आसान है। सत्यम डेटाबेस एनालिसिस्ट हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल्स के अंदर में देखो ये क्या है, ही हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज, उसने कुछ क्वेरी लिख दिया। सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू IP एंड स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स। तो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, हेल्प हिम प्रेडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द अबव गिवन क्वेरीज। चलो इसकी आउटपुट बतानी है हमें, तो देखते हैं। सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल IP एंड स्ट्रीम कॉमर्स, तो ठीक है, ऑप्शनल IP वाले रिकॉर्ड को हाईलाइट कर ले, तो ये है, ये है, ये है, ये है, और बीच में एंड लगा हुआ है, तो IP के साथ उसका कॉमर्स होना चाहिए, तो IP के साथ कॉमर्स वाले रिकॉर्ड को अगर हाईलाइट करोगे तो आपको बस एक तो ये मिलेगा, ये रिकॉर्ड मिलेगा, और एक ये रिकॉर्ड मिलेगा, बस 2 ही रिकॉर्ड है, और उसका क्या निकालना है, सम ऑफ मार्क्स निकालना है। तो ये कितना है, 95 है, और ये कितना है, 98 है, तो इसका सम निकाल दो। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, वो कुछ ऐसे, देखो इस तरह से टेबल बनेगा, ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे सम ऑफ मार्क्स लिख दो, सम मार्क्स जो लिखा हुआ यहाँ पे वही चीज कॉपी कर पेस्ट करो, और 8 5 13 होता है, और 9 9 18 1 19 होता है, तो 193 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स प्लस मीन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल CS। तो चलिए पहले CS वाले रिकॉर्ड को चेक करें कि CS किस किस के पास है। CS है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो CS है एक इस बच्चे के पास, और यहाँ पे 3 बच्चों के पास।
उसके मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो सीएस में मैक्सिमम क्या आया है भाई, तो मैक्सिमम 99 आया है, और मिनिमम क्या आया है, मिनिमम तो नल है। तो नल को काउंट करेगा क्या, मेरे हिसाब से नल को काउंट नहीं करना चाहिए, मेन फंक्शन नल नहीं रिटर्न करेगा, हमें 95 रिटर्न करेगा। आइए एक बार मार्किंग स्कीम को चेक करते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो बिल्कुल सही है, वो 95 लेगा। वो किसको लेगा, 95 को लेगा, नल को काउंट नहीं करेगा यहां पे, ठीक है। तो 99 प्लस 95 करके ये आपको दिखाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहां पे सम मैक्स मार्क्स प्लस मेक्स, यहां पे मैक्स प्लस लिख दीजिएगा, और 95 प्लस 93 कीजिएगा तो 9 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 9 18 19 होते हैं, तो 194 ही आएगा आंसर इसके, ठीक है। नल मतलब 0 होता है। ओके उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑप्शनल आईपी। अब एवरेज में क्या करना होगा, आपको एवरेज निकालने के लिए इन चारों मार्क्स को ऐड अप करना पड़ेगा, इन सभी को आपको करना होगा ऐड। तो एक बार ऐड कर लीजिए फटाफट अपने कैलकुलेटर पे, जो भी कैलकुलेटर है आपके पास, तो ऐड करते हैं। 5 8 5 13, 13 2 15, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ये आ गए 5। उसके बाद हो जाएंगे हमारे 9 9 9 9 9 18 8 26, और 15 में से एक तो हमारे पास कॉमन कैरी आया था, 27 हो जाएंगे, 2 हो गए, 2 1 3 375। अब 375 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। तो ये एवरेज निकालोगे तो 8 9 चौका 9 4 जा 36, 115, 4 4 जा 16 नहीं करेंगे, 4 3 जा 12 कर देंगे। सही जा रहे हैं ना। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यहां पे 3 हो गया, 7 चौका 28 और 5, तो 93.75 इसके आउटपुट आएंगे, 93.75। सेलेक्ट द लेंथ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल। तो मार्क्स इज नल वाले का लेंथ पता करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी आउटपुट 6 आ जाएगी। तो 193 194 93.75 और 6। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ऑप्शन मेरे आंसर में ना वहां। अब आता है कि बेस्ड ऑन द अबव गिवन टेबल, यहां पे आपको ऑप्शनल चॉइस मिल जा रहा है। तो चॉइस के साथ देखिए क्या आपको सॉल्यूशन करना है। अबव गिवन टेबल नेम स्टूडेंट, सत्यम हैज एक्सिक्यूटेड फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब उसने काउंट स्टार चला दिया तो रिकॉर्ड को काउंट करेगा, तो नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा 8, ठीक है। क्या आउटपुट आया इसका 8। अब यहां पे सेलेक्ट काउंट मार्क्स कर दिया, तो मार्क्स का आउटपुट आएगा 7। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप काउंट करते हो कॉलम के साथ तो वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, वो इग्नोर कर देता है नल वैल्यू को। तो इसलिए नंबर ऑफ रोज कितने दिखाएंगे यहां पे, 4 1 3 2 5 2 7, तो 7 आएगा। अब इसके बेसिस पे आउटपुट ऑफ द ऑल्सो गेट प्रॉपर आउटपुट जनरेटेड थ्रू द ईच क्वेरी। तो अभी मैंने आपको बता दिया, काउंट मार्क्स जो है वो नल को काउंट नहीं करेगा, काउंट स्टार कंप्लीट रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चंस की ओर। आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस, या ओह नो देयर इज वन मोर क्वेश्चंस, नहीं वही है, लास्ट क्वेश्चन ही है ये, 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13 आपके नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे अनुतुल्य क्रिएशंस ए स्टार्टअप द फैशन हाउस एंड सेटअप इज इट्स मेन करके कानपुर उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ड्रेस डिजाइनिंग प्रोडक्शंस एंड ड्रेस सप्लाइंग एक्टिविटीज। इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स इज गिवन, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज गिवन, सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसके पास है, ब्लॉक डी के पास है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये सबसे पहले हाईलाइट कर लिया करो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा क्या आता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना जहां सर्वर के लिए पूछते हैं जनरली। चलो देखते हैं। आउट ऑफ द लैन वैन मैन व्हाट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इफ वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द कैंपस, डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द कैंपस। अब यहाँ पे देख लें पहले कैंपस के अंदर ये सारी बिल्डिंग कहाँ पे हैं, कैंपस में ही ये सारे चीज। सेटअप इन मिड सेंटर कानपुर, ठीक है, कानपुर सेंटर की बात हो रही है। डिजाइन प्रोडक्शन ड्रेस सप्लाइंग एक्टिविटीज, इट हैज 4 ब्लॉक्स बिल्डिंग, ठीक है, सारे कैंपस में ही है। डिस्टेंस जरा देख लीजिए कैंपस का, तो सब मीटर के डिस्टेंस में है, तो मीटर के डिस्टेंस में है, यानी कि 150 के मीटर डिस्टेंस में है। तो ऐसे केस में अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो मैन तो सिटी किलोमीटर की बात हो गई, वैन तो हो जाती जब हम कानपुर से लखनऊ को ऐड कर देते, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा लैन बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, आउट ऑफ दिस व्हिच ऑफ नेटवर्क्स
If we interconnect, justify LAN because it says a small distance. It's the distance are given in a meter below the 1 kilometer, 3 kilometer. So that's why this is the LAN. Suggest the topology which would be used efficiently to connect the various blocks of building within Kanpur center. For fast communications, also draw the cable layout for the same. अब यहाँ पे क्या है, इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने में हम मिनिमम डिस्टेंस का क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें A से D हमारा कितना है, 50 है। ठीक है, सबसे पहले देखो सर्वर कहां पे है, तो सर्वर तो हम डी पे रखेंगे। सर्वर डी पे क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां पे 80 कंप्यूटर है। तो आप क्या करो, सभी की दूरी डी से चेक करो। डी से ए की दूरी 50 हो गई, डी से एस 60 है, डी से पी 150 है। अब डी से पी को 150 है तो डी से पी को हम नहीं करेंगे, डी से ए को तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, डी से एस को भी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि डी से ए की दूरी हमारे पास 50 मीटर थी, यहां पे हमें 50 मीटर की दूरी तय करनी है, इसलिए हम करेंगे इसे कनेक्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये हमारा 60 मीटर था, हम इसको भी कर देंगे। लेकिन अब डी से पी के लिए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डी से पी अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो डी से पी 150 हो जाएगा, तो काफी लंबा हो जा रहा है। पी से एस हमारा 50 हो जा रहा है, और पी से जरा ए को देख लो 60 हो रहा है, तो 60 50 110, और डी से एस 60 है तो 60 50 110। तब अब आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, अब आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, या तो पी ब्लॉक को आप एस के थ्रू कनेक्ट कर दो डी से, या पी ब्लॉक को आप ए के थ्रू कनेक्ट कर दो डी से। यहां से 60 50 110 हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे कनेक्ट करते तो ये 50 प्लस 60 110 हो जाएंगे। तो दोनों ही रास्ते हैं, आप कोई भी एक रास्ता इख्तियार कर सकते हो। तो यहां पे मैं इसमें लेआउट बना देता हूं। डी से मैंने एस को सप्लाई किया, डी से मैंने ए को कनेक्ट किया, ए से मैंने पी को कनेक्ट कर दिया। ये पहला सुटेबल आंसर है। इसी का दूसरा सुटेबल आंसर हो सकता है कि डी से हमने ए को डायरेक्ट कनेक्ट रखा, डी से हमने एस को कनेक्ट किया, और एस से हमने पी को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा सेकंड लेआउट बन सकता है। तो ये आंसर आपका यहां पे हो जाएगा, दोनों ही पॉसिबल आंसर है। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद द जस्टिफिकेशंस। रिपीटर, हब और स्विच। रिपीटर की जरूरत पड़ेगी यहां पे, अगर मैं इसी लेआउट के साथ चलूं तो मुझे रिपीटर कहीं जरूरत नहीं लगानी है। रिपीटर की रिक्वायरमेंट मुझे कहीं नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ये 60 मीटर का डिस्टेंस है, ये 50 मीटर का डिस्टेंस है, ये 60 मीटर का डिस्टेंस है। रिपीटर की डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है 100 मीटर्स या उससे ज्यादा, क्योंकि लैन केबल इथरनेट केबल होता है जो 100 मीटर के सेगमेंट पे सही काम करता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हब एंड स्विच आपको हर एक एंड पे, हर एक ब्लॉक में लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहां पे कई सारे हैं। देखो 8 15 80 20 हैं, तो इतने सारे कंप्यूटर को आप बिना हब या स्विच के कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो हब या स्विच सभी जगह पे लगेगा, लेकिन रिपीटर किसी जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए जरा सा आंसर चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके फिर आंसर चेक करते हैं। नाउअडेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली with the clients name any one video conferencing software। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तो आप कोई भी जूम यूज कर लो यार। ऑल्सो मेंशन द प्रोटोकॉल विच इज यूज इंटरनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए देखो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, टीम वीवर कहते हैं, ये गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गए, तो कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हो गए, टीम्स, जूम, स्काइप, कुछ भी यूज कर लो। और उसके लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है। रिपीटर शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन ब्लॉक डी एंड ब्लॉक पी एज डिस्टेंस इज मोर। क्यों, पी और डी को सच है, इसने यहाँ पे देखो ये जो लेआउट है ये केबल लेआउट सजेस्टेड लेआउट होता है। अब इन्होंने क्या कहा था, एक बार क्वेश्चंस पे जरा ध्यान दे दें। लेआउट के लिए फॉर फास्ट कम्युनिकेशन कहा था इन्होंने। तो फास्ट कम्युनिकेशन में अगर डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो 150 मीटर की दूरी तय करेगा। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो देखो लग नहीं रहा है कि वो होगा, क्योंकि जब हम इसके थ्रू चलेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन यहां से भी फास्ट होगा। 100 मीटर 110 मीटर की दूरी तय करनी है, और यहां 150 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो आई होप शो कि मुझे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं है, इन्होंने लिखा है, हो सकता है लेआउट पॉसिबल है। और फास्ट कम्युनिकेशंस तो डिपेंड करता है कि 100 और 150 मीटर पे डिफरेंस बहुत ज्यादा स्पीड का आएगा नहीं, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा कि डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो सिग्नल डायरेक्ट मिलेगा यहां से, तो कम्युनिकेशन फास्ट हो सकता है, पॉसिबल है। तो दैट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है। लाइन बता ही दिया मैं आपको। यहाँ पे क्या है, स्टार टोपोलॉजी की बात हो रही है, प्रोटोकॉल। अच्छा, टोपोलॉजी पूछा था क्या इसने, विच सजेस्ट द टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी की पूछा था इसने। तो टोपोलॉजी पे आपका स्टार भी बन जा रहा है, बन ही रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चल जाएगा ये बात। चलो उसके बाद आ जाओ, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो ही गया। रिपीटर शुड बी प्लेस्ड बिटवीन ब्लॉक डी एंड पी। हब और स्विच तो सभी जगह पे लगाया जाएगा, क्योंकि वेरियस कंप्यूटर टुगेदर, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशंस आपके पास आईपी का। अगले वीडियो में मैं सीएस के बारे में बात करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।